कहानी की शुरुआत होती है मैट मडरोक नाम के एक बच्चे से जो न्यूयॉर्क के हेल किचन इलाके में रहता था। इसके मोहल्ले के लड़के अक्सर इसे परेशान करते थे। मैट के पिता जॉक अपने ज़माने के एक जाने माने बॉक्सर हुआ करते थे, पर मैट के पैदा होने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी और दिन भर शराब के नशे में धुत रहने लगे। शराब की लत होने के बावजूद जॉक अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, क्योंकि वो मैट को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था। पर अचानक एक दिन मैट को पता चला कि इसके पिता गुंडों के लिए काम करते थे। मैट अपने पिता जैक को अपना हीरो समझता था, पर जब इसने पिता को अचानक मासूम लोगों को धमकाते देखा तो इसका दिल बुरी तरह टूट गया और वो इसी पल वहां से भाग निकला। तभी अचानक वो एक ट्रक से टकराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर इसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रक मोड़ दिया, लेकिन इसी वजह से सड़क पर मौजूद खतरनाक केमिकल से भरे डब्बे अचानक फट गए और काफ़ी सारा केमिकल मैट पर आ गिरा। इस भयानक केमिकल की वजह से मैट की आंखों की रोशनी चली गई, पर इसके शरीर के सेल्स में कुछ ऐसा चमत्कारी बदलाव हुआ कि इसकी बाकी सेनेसिस की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब वो बिना कुछ देखे अपने आसपास के सारे वातावरण को महसूस कर रहा था। जब मैट कोमा से बाहर आया तो वो काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि इसे अपनी नई शक्तियों को संभालना नहीं आ रहा था। कुछ ही समय में जब जैक के कमरे में आया तो इसे बुरी खबर दी कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, मगर मैट ने कहा कि वो ये सबसे पहले जानता था। तब मैट ने ही अपने पिता को हौसला दिया, क्योंकि जैक को बहुत पछतावा हो रहा था कि इसी की वजह से इसके बेटे के साथ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। फिर अगले ही कुछ महीनों तक मैट की कड़ी मेहनत से धीरे धीरे आंखों के बिना जीना सीखा। इसकी जिंदा दिली देखकर इसके पिता ने भी जोश में आकर फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दी। इसके कई महीनों तक जी तोड़ ट्रेनिंग की और इतने सालों बाद बॉक्सिंग रंग में वापस आकर अपने पिता की इतनी मेहनत से इंस्पायर होकर मैट भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगा। जल्दी इसे एहसास हुआ कि इसके सुनने और छूने की शक्ति और तेजी से बढ़ रही है। अब वो इतना माहिर हो चुका था कि ये पूरा शहर मानो इसके खेल का मैदान बन गया था। अपनी शक्तियों की मदद से मैट का डरपोक रीका बुरी तरह से गायब हो चुका था। अब तो इसके मोहल्ले के शरारती बच्चे भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अगर कोई इसे परेशान करता तो मैट इसकी फटी पसली एक कर देता। खैर, एक रात जब जैक रिंग से लौटा तो फॉलन नाम का एक आदमी इससे मिलने आया। फॉलन इसी गैंग का हॉस था जिसके लिए जैक काम करता था। फॉलन चाहता था कि जैक काम पर वापस लौट आए, पर जैक ने इससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। तब फॉलन ने खुलासा किया कि तुझे क्या लग रहा है, तू बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया है, अब कितने भी जीते भी हो तन्हा बुरा नहीं रहेगा, और तूने जितने लोगों को हिराया वो सब मेरे लिए काम करते हैं, और मैंने कहा था कि तुझे जीतने दे, समझा, और आज तुझे हारना होगा क्योंकि मैंने सट्टा लगाया तेरे हारने पर। अब अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए जैक जानबूझकर फाइट हारने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा तो इसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी जो इसे जीतने का हौसला दे रहा था। तभी जैक ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपने अपोनेंट पर जानलेवा कर दिया। ये देख कर के फॉलन आग बबूला हो गया है और अब वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। इसी रात इसके गुंडों ने जैक को पकड़ के इसे बहुत बड़े में से पीटा। जब तक मैट वहां पहुंचा तब तक इसके पिता की मौत हो चुकी थी। अब मैट एकदम अकेला हो चुका था और इसी पर इसने ठान लिया कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा और इन पर रतीजा करके लोगों को सबक सिखाएगा। इसके 20 साल बाद मैट अब एक बेहतरीन वकील बन चुका था। अपनी शक्तियों की बदौलत वो लोगों का झूठ इसी पल पकड़ लेता और अपने क्लाइंट्स को न्याय के लिए दिलाने के लिए भर मुमकिन कोशिश करता। पर कभी कभी मुजरिम पैसों से कानून खरीद लेते थे। ऐसे समय में मैट कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी डेड ड्यूल को स्ट्यून करके पहनकर मिशन पर चले जाता। अब हम होजे एक्सार्ड नाम के एक अपराधी को देखते हैं जिसने कुछ महीनों पहले एक औरत के साथ घिनौना जुर्म किया, लेकिन आज इसने पैसों से जज का मुंह बंद करके बैल ले ली थी। अब वो एक हार में जश्न मनाने गया तो अचानक डेड डेविल इसका हिसाब चुकता करने के लिए वहां पहुंचा। इसे देखते ही होजे के गुंडे को डेड डेविल ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, लेकिन एक भी गोली इसका बाल तक न छू सकी और इन सभी गुंडों को धूल चटा दी। अपने सुनने की अद्भुत शक्ति से वो दूर से गोली की आवाज भी सुन सकता था।
और अपना बचाव कर लेता। आखिरकार सभी गैंग मेंबर्स को पीटने के बाद डेरिल डेविल अपने असली टारगेट और इसके बढ़ाव होजे की तुरंत वहां से भाग निकला और हाथ में रिवॉल्वर के ट्रेन स्टेशन पर जा छुपा। लेकिन डेरिल डेविल ने चुपके से इसे पीछे से पकड़ लिया। अब वो होजे को मौत के घाट उतारने वाला था कि अचानक एक ट्रेन आ गई और डेरिल डेविल से दर्द से भरी तरह से चिल्लाने लगा। असल में इसके कानों को छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती थी और इतने ज्यादा शोर में इसे बहुत परेशानी होती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर होजे ने अपनी बंदूक निकाली और डेरिल डेविल की जान लेने को तैयार हो गया, मगर इससे पहले कि वो गोली चलाता और डेरिल डेविल ने इसे धक्का देकर पटरियों पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में एक ट्रेन तेजी से आई और इसे चीरती हुई चली गई। बाद में पुलिस को होजे की लाश के 2 हिस्सों में कटी हुई मिली। कुछ ही पलों में बेन नाम का एक आदमी वहां पहुंचा। वो यहाँ सबूत इकट्ठे करने आया हुआ था ताकि वो ये साबित कर सके कि इसके पीछे डेरिल डेविल का हाथ है। और इधर मैट अब जब अपने घर पहुंचा तो अपना सूट उतारकर नहाने लगा। तभी अचानक इसे एक औरत की गोली लगने की आवाज सुनाई दी। इसे मैट ने पूरी रात इस कान को पानी में डुबो कर रखे। फिर अगली सुबह जब मैट अपने पार्टनर फॉगी से मिला तो पता चला कि एक अखबार में खबर छपी हुई थी कि होजे की मौत के पीछे डेरिल डेविल का हाथ है। मैट ने कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और असलियत में डेरिल डेविल का नाम कोई सुपर हीरो नहीं। फिर फॉगी को पूरा शोर जोर से था कि डेरिल डेविल असली है और एक दिन इसने इसे जरूर मिलेगा। खैर फिर फॉगी ने मैट से कहा कि इन्हें और भी लोगों से केस लड़ने चाहिए क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ बेगुनाहों के ही केस लड़े हैं और इन लोगों के पास देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते। मगर मैट ने मुजरिमों के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तभी अचानक मैट को किसी लड़की के आने की आवाज सुनाई दी। इसी पल इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई और मैट को एक ही पल में इसकी खुशबू का दीवाना हो गया। इसने जाकर इलेक्ट्रा से बात करने की सोची तो फिर थोड़ी बात ही इसने इस इलेक्ट्रा से अपना नाम नहीं बताया। इलेक्ट्रा ने तो काफी देर से लेकर वहां से चली गई, मगर मैट अब भी इसे भुला नहीं पा रहा था तो इसने इलेक्ट्रा का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही इलेक्ट्रा को एहसास हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो इसे मैट पर हमला बोल दिया, मगर अंधा होने के बावजूद मैट ने बड़ी आसानी से अपना बचाव किया। वही मैदान में खेल रहे बच्चे जल्द ही इनसी हाथापाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए। आखिरकार मैट ने इलेक्ट्रा को हरा ही दिया और इसी पर इलेक्ट्रा ने इसके पैर पर पैर मारकर इसे एक बेंच पर धक्का दिया। आखिर में अपनी जीत से खुश होकर इसने मैट को अपना नाम बताया। इसी पर इसके बॉडीगार्ड आ गए और इलेक्ट्रा ने अलविदा कह दिया। तब मैट को पता चला कि इलेक्ट्रा न्यूक्लियस नेचूज नाम की एक अरबपति बिजनेसमैन की बेटी है। जाने से पहले इलेक्ट्रा ने कहा कि वो जल्दी इसे दोबारा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि निकोलस गैंग पैन से मिलने गया था। निकोलस गैंग पैन से अपनी पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था क्योंकि वो रोज रोज की धमकियों की वजह से अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इसीलिए इसने वेल्सन फिस्क को अपने बिजनेस का हिस्सा खरीदने को कहा। इधर मैट जब अपने ऑफिस पहुंचा तो इसे पता चला कि एक नया क्लाइंट इससे मिलने आया है और इसने स्टीव का केस लड़ने के लिए हाँ कर दी। अब इन्हें लीजा के असली कातिल तक पहुंचने के लिए सबूतों की जरूरत थी। इसलिए मैट ने खुद को चुपके से लीजा के घर की छानबीन करने का फैसला किया। जब मैट ने इसके कारपेट पर हाथ फेरा और वहां मौजूद खून की गंध ली तो वो समझ गया कि लीजा को घर अंदर गोली मारने के लिए बाहर घसीटा गया था। इसके बाद लीजा की टेबल को छूने पर और मैट को कुछ अक्षर और नंबर्स महसूस हुए। इसने फाकी से इन अक्षरों को अपनी नोट में बुक में लिखने को कहा। इसके कई हफ्तों बाद जब स्टीव कोर्ट में पेश हुआ तो मैट ने इसे बचाने के लिए इकट्ठा किया हुए सभी सबूत पेश कर दिए। पेशी की बात इलेक्ट्रा इससे मिलने आई तो मैट बहुत खुश हुआ। मैट अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर ले गया जहां से वो बचपन में पूरा शहर देखता था। इसी पर मैट ने कहा कि जल्दी बारिश होने वाली है। बारिश के हर बूंद के नीचे गिरने के बाद इसे आवाज आती थी और जैसे ही बारिश इसकी आंखों में पड़ती तो मैट को लगता कि जैसे वो फिर से देख पा रहा है। इसी समय बारिश होने लगी और मैट को एहसास हुआ जैसे वो इलेक्ट्रा को देख सकता है। इलेक्ट्रा की खूबसूरती पर मैट का दिल आ गया और इसने इलेक्ट्रा को चूमने का फैसला किया, पर तभी अचानक से इसे बासे महसूस हो रही थी लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। अब मैट ने ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रा को अलविदा कहा और अपने फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ा। जल्दी इसने गैंगस्टर को ढूंढ निकाला और इसे बुरी तरह पीटने के बाद हेल्स किचन इलाके में दूर रहने वाले को कहा, पर तभी इस गुंडे ने बताया कि ये इलाका
गैंगपन के कब्जे में आ चुका है। तभी अचानक डेयर डेविल ने देखा कि इस गुंडे का बेटा भी वहां मौजूद था, तो वो इसे देखकर डर के मारे रो रहा था। इसने मैट को काफी दुख हुआ और वो अगली सुबह सीधा चर्च पहुंचा। वहां इसकी मुलाकात फादर लेटोफम से हुई। फादर ने इसे कहा कि जब वो चाहे मन की शांति के लिए चर्च में आ सकता है। खैर, बाद में जब मैट अपने ऑफिस पहुंचा तो इसे एक पार्टी का न्योता आया। इसे +1 इनविटेशन मिला था, तो वो किसी और को अपने साथ डेट के तौर पर भी ले जा सकता था। जब फॉगी ने ये सुना तो वो तुरंत ही मैट के साथ जाने को तैयार हो गया। जब वो दोनों होटल में पहुंचे तो जर्नलिस्ट बिन औरत ने मैट को अपना कार्ड देकर कहा कि वो इससे बहुत ज़रूरी मदद पे बात करना चाहता है। इसी पर फॉगी की नज़र वेल्सन फिस्क पर पड़ी, तो इसने तुरंत जाकर वेल्सन को अपनी लॉ कंपनी के बारे में बताया। आज रात वो सभी बड़े लोगों से मिलकर अपने क्लाइंट मानना चाहता था, मगर इसी पर मैट ने कहा कि वो वेल्सन के लिए केस नहीं लड़ सकता क्योंकि इनकी कंपनी सिर्फ है और गुनाहों के लिए केस लड़ती है। इतना कहते हैं वो हॉल में इलेक्ट्रा को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो इलेक्ट्रा की खुशबू के जरिए इस तक पहुंच गया। एक खतरनाक गुंडा न्यूयॉर्क में आ पहुंचा था और इसने एक मासूम आदमी की जान ले ली, इसकी मोटरसाइकिल छीन ली। इधर न्यूक्लियस अपनी बेटी मैट के साथ डांस करता देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही पलों में वेल्सन चुपके से वहां आया और इसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके इसकी जेब में गुलाब का फूल रख गया। इसी पल न्यूक्लियस को एहसास हुआ कि इसकी जान को खतरा है, इसलिए वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से जाने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रा ने पिता को जाते देखा तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इनसे बात करने पहुंची। तभी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रा को भी बॉडीगार्ड के साथ घर वापस जाने को कहा। इलेक्ट्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर वो मैट को अलविदा कहकर अपनी लेमोजिन में बैठकर निकल गई। इधर मैट को इलेक्ट्रा की सेफ्टी की चिंता हो रही थी, इसीलिए इसने फटाफट इसको कॉस्टम पहुंचे और इसके पीछे निकल पड़ा। जल्दी इसने देखा कि मोटरसाइकिल पर बैठा एक आदमी तेजी से इलेक्ट्रा का पीछा कर रहा था। मैट समझ गया कि इलेक्ट्रा और न्यूक्लियस की जान को खतरा है। इधर होल्जाई ने अपनी हेल्थ से निकलने 2 बुलेट्स फेंक दिए, इलेक्ट्रा के ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मार डाला और अचानक इलेक्ट्रा की लेमोजिन एक वैन से जा टकराई। अब बॉल्स ने इलेक्ट्रा पर हमला करने को तैयार था, पर ऐन वक्त पर डेयर डेविल ने इसे बचाने आया। होल्जाई ने डेयर डेविल की और तेज तुरंत ब्लेड फेंका, लेकिन डेयर डेविल ऐन वक्त पर दूर हट गया। ये देखकर बॉल्स ने हक्का बक्का रह गया क्योंकि आज तक इसका निशाना खाली नहीं गया था। अब होल्जाइज ने अपने रास्ते में आने वाले सर्जन को मिटाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो मैट को अपनी बाइक से कुचलने निकल गया। लेकिन तभी मैट ने इसके सर पर जोरदार लात मारकर इसे दूर फेंक दिया। सच तो ये था कि होल्जाइज ने किंगपिन को न्यूक्लियस का खात्मा करने के लिए भेजा था। तब होल्जाइज ने डेयर डेविल का डंडा छीनकर सीधा न्यूक्लियस की तरफ फेंक दिया। इस बार इसका निशाना सीधा ठिकाने पे लगा था। इधर इलेक्ट्रा को लगा कि इसके पिता पर हमला करने वाला इंसान डेयर डेविल है। इसने इसी पर डेयर डेविल पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जब इसकी गोलियां खत्म हुई तो वो अपने पिता के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। इधर न्यूक्लियस की मौत के बाद जब मैट घर लौटा तो वो बहुत गुस्से में था क्योंकि इसे खुद से नफरत हो रही थी क्योंकि एक लड़की को पसंद करता था। इसकी सरकशा करने के लिए नाकाम हो गया। अगले दिन होल्जाइज ने किंगपिन पर एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला और इसके ऑफिस में घुसाया। किंगपिन ने इसे खूब शाबाश दी क्योंकि होल्जाइज ने ना सिर्फ न्यूक्लियस को मार डाला बल्कि इसकी मौत का इल्जाम डेयर डेविल पर भी लगाया। लेकिन होल्जाइज ने अभी शांति से बैठा वाला नहीं था क्योंकि इसकी जिंदगी में पहली बार इसका निशाना झुका था। अब अपना बदला पूरा करने के लिए होल्जाइज ने डेयर डेविल को खत्म करने का फैसला किया। इधर इलेक्ट्रा ने अपने पिता के लिए एक फेयरवेल रखा था जहाँ वेल्सन शामिल हुआ था। खैर, अब इलेक्ट्रा अपनी कार की ओर जा रही थी तो मैट इससे मिलने आया। इसी पर बारिश होने लगी और थोड़ी देर के लिए मैट एक बार फिर से इलेक्ट्रा को देख पाया। जाने से पहले इलेक्ट्रा ने कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगी, पर मैट का कहना था कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रा लीजा की बात को इंसान करने के लिए वहां पहुंची। इसी पर बेन मार्ट इसके पास आया और कहा कि इसके पास स्टीव केस
में काम आने लायक खुफिया जानकारी है। बेन ने खुलासा किया कि लिजा इसकी खबरी हुआ करती थी, मगर जल्द ही वो कैंगोइन के गुंडे के पास प्यार पड़ी। लिजा ने बेन के ऑफिसर मैकेंजी के नाम एक आदमी के बारे में बताया था जिसने अब स्टीव के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। ये जानकारी हासिल करने के बाद मैट इस रात ऑफिसर मैकेंजी की गाड़ी में जबरदस्ती घुस गया और इसे हथकड़ियों से बांध दिया। इसके बाद मैट ने बहुत तेजी चिल्लाकर एक्सीडेंट किए ताकि मैकेंजी धड़ के मारे सब कुछ उगल दे। आखिरकार मैकेंजी ने खुलासा किया कि वो कैंगोइन के दबाव में आकर कोर्ट में झूठी गवाही दे रहा है। मैकेंजी ने कहा कि वो जो कैंगोइन की बात नहीं मानता। इसका हाल निकोलस जैसा होता है। कैंगोइन इतना खतरनाक है कि वो अपने दुश्मनों के परिवार तक को नहीं छोड़ता, इसलिए वो अब मरने की अगली बारी इलेक्ट्रा की थी। वहीं दूसरी कि फौकी की रात भर ऑफिसर में बैठकर लिजा के कातिल तक पहुंचे के लिए छानबीन कर रहा था। तभी सेक्रेटरी कैरन की मदद से इसे एहसास हुआ कि मैट को लिजा के घर से जो सुराग मिला था वो असल में उल्टा है। जल्दी इसे एहसास हुआ कि वाव का मतलब था वेल्सी ओन वेल्स। ये आदमी वेल फैशन के लिए ही काम करता था। खैर अगली सुबह बैन मार्ग में अपने दोस्तों से मिला जिससे वो डंडा खाया जिससे निकोलस की मौत हुई थी। जैसे ही उन्होंने डंडे के नीचे लगे बटन को घुमाया तो इसमें से एक मेटल रॉड बाहर निकली और वो किसी अंधे इंसान की छड़ी बन गई। इसी समय फागी ने बेन को फोन करके कहा कि लिजा के केस में एक बहुत बड़ा सुराग इसके हाथ लगा है। फिर इस रात को मैट बुलजाई को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रा जितोड़ ट्रेनिंग करके अपनी फाइटिंग स्किल्स बढ़ा रही थी ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। कुछ ही देर में जब डेविल बुलजाई को ढूंढने निकला तो अचानक इलेक्ट्रा ने तलवारों से इस पर जोरदार हमला बोल दिया। डेविल ने अपना बचाव करते हुए इलेक्ट्रा को समझाया कि इसने न्यूक्लियस को नहीं मारा, पर इलेक्ट्रा ने इसकी एक ना सुनी। इसी हाथापाई में मैट इलेक्ट्रा के सभी हमलों से बचता रहा और इसने खुद इलेक्ट्रा पर कोई वार नहीं किया। वो इलेक्ट्रा को यही समझाना चाहता था कि वो इसका दुश्मन नहीं है, मगर इलेक्ट्रा फिर भी नहीं रुकी और अंत में इसने डेविल की छाती में तलवार घूम दी। जाने से पहले इसने कहा कि वो अपने पिता के कातिल की आंखों के सामने डाल के आंखें देखना चाहती है, इसीलिए इसने डेविल का मखूना उतार दिया। अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को देखकर इलेक्ट्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसे एहसास हुआ कि सच में मैट ने इसके पिता की जान नहीं ली। इसके कुछ ही देर बाद हेल्जाइस ने भी वहां आ गया तो मैट ने इलेक्ट्रा को फटाफट छुप जाने को कहा, लेकिन इलेक्ट्रा पीछे नहीं हटी और हेल्जाइस ने बदला लेने के लिए इसकी तरफ तेजी से चाकू फेंक दिया, मगर हेल्जाइस ने वो चाकू पकड़कर वापस इलेक्ट्रा पर ही निशाना साध दे दिया जो सीधा इसकी हथेली पे लगा। इलेक्ट्रा ने बड़ी मुश्किल से चाकू अपने हाथ से निकाला और अपना दर्द भुला कर हेल्जाइस का मुकाबला करने निकल पड़ी, लेकिन हेल्जाइस मंजा हुआ खिलाड़ी था जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था। इसने कुछ ही पलों में इलेक्ट्रा को दूर फेंक दिया और एक ताश के पत्ते से वार किया जिससे इसकी गर्दन से खून बहने लगा। जब मैट अपनी गर्लफ्रेंड को मुसीबत में देखा तो इसने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया। इधर हेल्जाई ने अंत में इलेक्ट्रा को गर्दन से उठाकर इसके पेट में तलवार घूम दी ताकि इसका जिंदा रहने की कोई उम्मीद ना बचे। तभी अचानक आसमान में एक पुलिस हेलीकॉप्टर आ पहुंचा और उन्होंने हेल्जाई को घुटनों के बल पीट जाने को कहा, मगर हेल्जाई इलेक्ट्रा पर एक गुलाब फेंककर वहां से भाग निकला। इधर इलेक्ट्रा बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, पर वो जैसे तैसे रंगे हुए मैट के पास चली गई क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें मैट की बाहों में लेना चाहती थी। कुछ ही पलों में मैट को इलेक्ट्रा की धड़कनें सुनाई देनी बंद हो गई और वो समझ गया कि इलेक्ट्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी पल इसे पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई दी तो वो इलेक्ट्रा की लाश को वहीं छोड़कर गायब हो गया। इधर डिटेक्टिव निक को इलेक्ट्रा की लाश मिली। वहीं मैट पुलिस से बचने के लिए चर्च में छुप गया था। वहाँ फाउंडर लेंटम ने इसके जख्मों को मरहम पट्टी की। कुछ ही समय में होल्जाइस भी चर्च में घुस आया और इसने सीधा फादर के भी पास चाकू फेंककर अपने आने का ऐलान किया। इसी समय डेविल ने फादर को पीछे के दरवाजे से भागकर पुलिस की खबर देने को कहा। इसके बाद डेविल को होल्जाइस के बीच शुरू हो गया। होल्जाइस ने इसी हाथापाई की
लेकिन डेल डेविल ने अपने खास डंडे से इसका जवाब दिया तो वो बुलसाइज को जख्मी करने में कामयाब रहा और जैसे ही इसने भागने की कोशिश की तो डेल डेविल ने इसके पीछे दौड़ा। अब वो दोनों चर्च में पड़ने से लटे हुए थे। ये अचानक कुछ ही चमकारों के झंडा इन पर टूट पड़ा और डेल डेविल पिलर से नीचे गिर गया, मगर जमीन पर गिरने से पहले इसने अपनी रस्सी से खुद को वापस ऊपर खींच लिया और एक बार फिर से होलसाइज के सामने लड़ने लगा। इस जबरदस्त मुकाबले में होलसाइज को एहसास हो गया कि वो हारने वाला है और इसीलिए इसने भागने की कोशिश की, पर मैट अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब होलसाइज ने अपने सभी बेल्ट्स एक साथ इसकी तरफ फेंक दिए, पर डेल डेविल ने इन्हें हवा में पकड़ लिया और वापस होलसाइज पर वॉल किया। चलती हवा इसके बेल्ट इसके माथे पर जा लगे और वो चर्च की खिड़की से बाहर जा गिरा। अब इसने टूटे कांच के टुकड़े इकट्ठा किया और डेल डेविल पर निशाना लगाया, पर वो इस बार भी सही सलामत बच गया। आखिरकार बुलसाइज को एक तरकीब सूझी और इसे जोर जोर से चर्च की घंटी को बजाना शुरू किया ताकि इसके शोर से डेल डेविल को तकलीफ हो, और इसकी तरकीब कामयाब रही क्योंकि अब डेल डेविल अपने कान बंद करके बुरी तरह कर रहा था और ये दर पुलिस चर्च में घुस आई। आखिरकार अब बुलसाइज ने डेल डेविल को कमजोर करके इसकी प्रेमी से हमला किया, पर वो जानबूझकर और ज्यादा शोर पैदा कर रहा था। बातों ही बातों में बुलसाइज ने खुलासा किया कि विल्सन फिस्क ही असल में किंगपिन है। जब इसने विल्सन के गुंडे किसी जान लेते थे तो वो निशानी के तौर पर इस पर एक गुलाब का फूल छोड़ जाते थे। ये सुनकर मैट को एहसास हुआ कि कई साल पहले इसके पिता को भी विल्सन के आदमियों ने ही मारा था। अब बुलसाइज इसके दिल में चाकू घूमकर इसके और काम तमाम करने ही वाला था कि डेल डेविल ने ऐन वक्त पर इसे रोक दिया। तभी इसे पुलिस की चलाई हुई एक गोली की आवाज सुनाई दी तो इसने बुलसाइज का हाथ आगे कर दिया, जिससे वो गोली बुलसाइज को लग गई। बुलसाइज के जख्मी होने के बाद डेल डेविल ने सामने घुटने टेक दिए। तब डेल डेविल ने इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो सीधा बेन की गाड़ी के शीशे पर जा गिरा। इसके बाद डेल डेविल ने किंगपिन का किस्सा खत्म करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो विल्सन की बिल्डिंग में पहुंचा तो इसने देखा कि विल्सन पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। विल्सन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। विल्सन बहुत ताकतवर था और इसने इसे उठाकर कांच के दरवाजे पर दे मारा, जिसके टूटने के शोर से डेविल को बहुत दर्द हुआ। विल्सन ने इसी का मौका फायदा उठाकर इसे दीवार पर पटक दिया। आखिरकार इसने अपने डेस्क से गुलाब निकाला, फिर डेविल का मखूना हटा दिया। जब इसके सामने मैट का असली चेहरा आया तो वो एकदम हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंधा वकील न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर सुपर हीरो है। खैर, अब विल्सन इसका सर धड़ से वो देख रहा था और तभी इसने विल्सन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। इसी समय इसे पास आते ही पुलिस की गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी। इसने गाड़ी की रेडियो से सुना कि बेन ने डिटेक्टिव को गैंगपेन की असलियत के बारे में बता दिया था। अब विल्सन को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। आखिरकार मैट इसे वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। फिर अगले दिन स्टीव को केस से बरी कर दिया क्योंकि फागी ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि वेस्ले ने विल्सन के कहने पर लीजा की जान ली थी। दोपहर के सामने मैट चर्च में फादर लैटन से मिलने गया। वहाँ इसकी मुलाकात बेन से हुई। बेन ने इसे बताया कि वो अगली कहानी लिख रहा है जिसका नाम होगा अंधा कानून। इस कहानी में वो पूरी दुनिया के सामने डेल डेविल की असलियत का पर्दाफाश करने वाला था। मगर अंत में जब बेन ने अपना आर्टिकल पूरा कर लिया तो इसने सब कुछ डिलीट करने का फैसला किया क्योंकि अगर डेल डेविल इन सड़कों पर नहीं रहेगा तो इबरत ही ना जानेगा। लेकिन कहें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।